आज के दिल से दिल की बात कार्यक्रम में मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस और स्पाइन से जुड़ी हुई कई समस्याएं होती हैं। आज उन्हीं के बारे में सही जानकारी और उनके निदान के विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच दो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। आइए आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कामरान फारूकी। डॉक्टर कामरान फारूकी चीफ हैं ट्रॉमा सेंटर एम्स के। आपका वेलकम है डॉक्टर साहब। थैंक यू। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विवेक शंकर। आप ही एम्स के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कामरान, पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती क्या है डॉक्टर साहब? थोड़ा हमें इस बारे में अगर आम लफ्ज़ों में बताएं तो। हाँ, तो ये होता ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस में जो हड्डी होती है इंसान के अंदर वो वीक हो जाती है विद एजिंग। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हम बड़े होते हैं, एडल्टहुड में आते हैं, से अप टू 25 इयर्स या 35 साल तक, जो बोन में मिनरल और जो बोन का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रांग होता है। धीरे धीरे करके बच्चे से जब बड़े होते हैं, एडल्टहुड में आते हैं, तो बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है। उसका जो माइक्रो आर्किटेक्चर होता है, यानी बनावट जो होती है जी, जैसे बिल्डिंग का जो आयरन की जो रॉड्स डलती हैं, उस टाइप से बोन की जो कॉर्टिसेस होती हैं या बोन का माइक्रो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रांग होता रहता है 25 साल तक। उसके बाद क्या होता है, प्लेटो हो जाता है। फिर स्पेशली जैसे बुढ़ापा आता है, जैसे 55 इयर्स और लेडीज स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज, तो बोन की जो माइक्रो स्ट्रक्चर एज वेल एज कैल्शियम, ये दोनों घटता रहता है। बोन की जो स्ट्रेंथ होती है, जो क्वालिटी ऑफ बोन होती है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होती रहती है। तो जब ये ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है तो उसको बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और अगर जब कम होती है कमज़ोर तो उसको ऑस्टियोपिनिया कहते हैं। मतलब ये नेचुरल प्रोसेस होता है। बिकॉज जैसे एजिंग होती है, मेनोपॉज होता है, तो उसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो बोन को मेंटेन करते हैं। तो वो कम होने की वजह से स्पेशली लेडीज़ में आफ्टर लेट से 65 या आफ्टर मेनोपॉज, और मेन में से आफ्टर 75, तो बोन की क्वालिटी और जो विटामिन है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है। उसी को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। जी, फिजियोथेरेपी का जो है हड्डी की बीमारियों में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए आज जूम के माध्यम से हमारे साथ हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो कि एम्स से हैं, प्रभात रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विवेक शंकर, मैं आपसे का रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर साहब ने भी ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपिनिया की बात की, दोनों में क्या अंतर होता है? ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपिनिया दोनों एक ही बीमारी की स्पेक्ट्रम है। जब बोन की, जैसे सर ने बताया, जब बोन की क्वालिटी में इफेक्ट आने लगता है, वो कमज़ोर होने लगता है, तो इनिशियल फेज में ऑस्टियोपिनिया डेवलप होता है। अच्छा। और हम उसको क्वांटिफाई, उसको हम जांच सकते हैं एक नंबर्स दे करके, जो बोन डेंसिटी करके हम उसमें नंबर देते हैं। अच्छा। तो वो नंबर -2.5 से अगर कम है जी, ज़्यादा है, तो वो ऑस्टियोपिनिया है। और उससे अगर कम होता है, -2.5 से और कम होता है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसको डिफाइन करने, ये एक नंबर देके डिफाइन करते हैं। ज़रूरी क्या है ऑस्टियोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस को जानना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब ऑस्टियोपिनिया डेवलप हो रहा है, उस समय में हम मेडिसिन दे करके, एक्सरसाइज करके, लाइफस्टाइल से हम उसको बेटर कर सकते हैं। पर अगर ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो गया, -2.9 से ज़्यादा अगर टी स्कोर कम हो गया है, तो उस समय ज़रूरी है मेडिसिन लेना। और वो कई अलग अलग तरह की मेडिसिन होती है जिसको देने से फ़ायदा होता है। जी। दूसरा चीज़ ये है कि ऑस्टियोपिनिया में हड्डी के टूटने का डर कम होता है, पर ऑस्टियोपोरोसिस अगर डेवलप हो जाए तो हड्डी के टूटने का, स्पाइन में हड्डी के टूटने का, हिप की हड्डी के टूटने का, रिस्ट की हड्डी के टूटने का डर ज़्यादा होता है। अच्छा। तो इसलिए उसको डिफाइन किया गया है। डॉक्टर कामरान, अगर आपका रुख करें डॉक्टर साहब, ऑस्टियोपिनिया, क्या अगर कोई मरीज़ को ऑस्टियोपिनिया हो गया तो उसे बिल्कुल एक नॉर्मल, अब दवाइयों के माध्यम से एक आम आदमी की तरह जो स्वस्थ जो है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी नहीं है, क्या बनाया जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया, ये नेचुरल एजिंग प्रोसेस होता है। हड्डी का वीकनेस तो होना ही होना है, लेकिन जिस रेट पे ये हड्डी वीक होगी उसको स्लो कर सकते हैं। तो आप अगर कहें कि अगर 65 साल के आदमी को आप 25 साल बना देंगे, वो पॉसिबल नहीं है जी। बट जिस रेट से डिक्लाइन हो रहा है बोन का आर्की स्ट्रक्चर,
कि जिस रेट से बोन वीक हो रही है उसको आप स्लो डाउन कर सकते हैं। जैसे लेटस से अगर नेचुरल प्रोसेस है कि 5 साल में अगर हड्डी वीक होनी है तो अगर आप दवाई वगैरह देंगे तो उसको 10 या 15 साल कर सकते हैं। अच्छा, दैट वे थोड़ा आगे बढ़ा सकते आगे बढ़ा सकते हैं। हैं। डॉक्टर साहब, अगर ऑस्टियोपोरोसिस की जो कॉजेज़ की बात करें, कारणों की, तो उस विषय में हमें थोड़ा बताएं। तो देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है, एक सेकेंडरी करता है। प्राइमरी तो जो है जो आपका जैसे मैंने बताया मोस्ट कॉमन है, नेचुरल है कि एजिंग के बाद जैसे फीमेल्स में मेनोपॉज होगा, जब उनके पीरियड्स होने बंद हो जाएंगे तो कुछ हार्मोन्स हैं वो बंद हो जाते हैं शरीर में बनना, उसकी वजह से हड्डी जो है कमज़ोर होती है। सेकेंडरी होता है वो दूसरी चीज़ों की वजह से होता है, किसी और वजह से, जैसे आपके बॉडी में कोई ट्यूमर है जिसमें बहुत सारे स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। इसी तरह अगर आपने स्टेरॉइड्स लिए, अगर आपको किसी डिफरेंट बीमारी, लंग की बीमारी है या कोई और बाउल की बीमारी है, उसकी वजह से किसी कारणवश आपको स्टेरॉइड लेने पड़े तो उससे भी हड्डी वीक हो जाती है। या और भी जो हार्मोनल कॉजेज़ हैं, जैसे थायराइड की बीमारी हो गई, डायबिटीज़ हो गई, स्टेरॉइड आपने ले लिए, तो इन डिफरेंट कारणों की वजह से, या जैसे आपको इमोबिलाइजेशन करना पड़ गया, जैसे स्पेस में जाते हैं, ये लोग तो बहुत यंग होते हैं जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, बट वहाँ भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है क्योंकि वेटलेसनेस है। तो ये जो सेकेंडरी कॉजेज़ से जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनको हम लोग सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस या सेकेंडरी ऑस्टियोपिया, किसी कारणवश जो हमें पता है अगर उससे होता है तो इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी। और अगर जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है, जैसे हड्डियां भी होता है भाई, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हो जाती है, कार्टिलेज घिस जाता है, सिमिलरली ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोपिनिया जो है अगर नेचुरल एजिंग प्रोसेस से होगा तो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस। तो यंग लोगों में डॉक्टर विवेक क्या देखने को आपने कभी, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है एम्स में तो पूरी दुनिया भर से मरीज आते हैं, तो कभी आपने देखा है कि कम उम्र के लोगों में भी ये पाया गया? कम उम्र के लोगों में अब देखने को आता है कि ऑस्टियोपिनिया बहुत कॉमनली पाया जा रहा है और उसका कई रीज़न हो सकता है। पर मेरे तजुर्बे के हिसाब से लोग आजकल धूप में कम निकलते हैं जी, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो अपने ऑफिस जाते हैं, सुबह से शाम तक ऑफिस में रहते हैं और धूप में कम निकलते हैं। एक्सरसाइज करना कम हो गया है, पौष्टिक आहार जिसको बैलेंस डाइट बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम भी होना चाहिए, विटामिन डी होना चाहिए, वो कम हो गया है। बिल्कुल। इसके अलावा मुझे एक चीज़ बहुत जानकारी देनी है कि इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं। बिल्कुल। सेल्फ मेडिकेशन में सबसे ज़्यादा लोग जो सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं वो प्रोटॉन पंप इनिबिटर है। अच्छा। जैसे रैनटैक या वो और जो रैनिटिडीन हुआ या पेंटोप्रोजोल हुआ, जो एसिडिटी के लिए लोग लेते रहते हैं। खास बात यह है कि इन दोनों मेडिसिन का ऑस्टियोपोरोसिस पर बहुत बड़ा रोल होता है जी। क्योंकि आप अगर एक बार प्रोटॉन पंप इनिबिटर ले लेते हैं तो आपके गट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन वो कम हो जाता है और उसके कारण ऑस्टियोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है। ये तो यंग पॉपुलेशन में हो गया, जो हम बात कर रहे हैं 20 से 40 साल के बीच में। आजकल बच्चों में भी ये चीज़ बड़ा कॉमन हो गया है क्योंकि बच्चे आजकल कम खेलते हैं, मोबाइल पर और लैपटॉप पर ज़्यादा समय बिताते हैं, बाहर जाके खेलना उनका कम हो गया है, उनका जो क्रिया कम हो गया है, शक्ति जो मिलती है, जो भागते हैं दौड़ते हैं, उससे जो ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप नहीं होता था, उससे जो बोन बनता था वो भी कम हो गया। तो बच्चों में भी अगर देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है क्योंकि उनकी एक्टिविटी कम हो गई है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब यही कहने की कोशिश करें, जो फिजिकल एक्टिविटी है, खेलकूद बेहद ज़रूरी है। जो हमारे बच्चे ज़्यादातर मोबाइल पे लगे रहते हैं और पेरेंट्स उनको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके पास कई बार वक्त नहीं होता अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग है तो। बहुत ज़रूरी है कि हड्डी की बीमारियां, ऑस्टियोपेनिया जैसी बीमारी कम उम्र में ना आए, तो हमें खेलकूद की तरफ बच्चों को पढ़ाई के अलावा एक बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए ताकि पढ़ाई भी चालू रहे और उनका जो खेलकूद का कार्यक्रम है वो भी चलता रहे। प्रभात जी, आपका रुख करेंगे डॉक्टर साहब। हेलो प्रभात जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अगला सवाल आप ही से है। अच्छा प्रभात जी से हम थोड़ी देर में रुक करेंगे, अभी उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है। डॉक्टर फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहता है इसमें? देखिए, फिजियोथेरेपी का रोल है, अगर कोई आपकी हड्डी टूट गई है या कोई आपका ऑपरेशन हुआ है या इमोबिलाइजेशन हुआ है तो फिजियोथेरेपी एक तो ये है कि आपका मसल स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए होती है, दूसरा जॉइंट मूवमेंट के लिए होती है।
तो बट इन नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट फिजियोथेरेपी का उतना जोर नहीं है, बल्कि जैसे डॉक्टर विवेक ने बताया कि एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी का रोल ज़्यादा है कि आप स्पोर्ट्स खेलें, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करें। फिजियोथेरेपी तो बहुत टारगेटेड है, जो थेरेपी है वो बेसिकली उसका रोल होता है जब भी आप कोई हड्डी से रिलेटेड ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, जैसे आपका कोई फ्रैक्चर हुआ है, आपने प्लास्टर लगाया, जब प्लास्टर हटाया उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, वरना आपकी मूवमेंट नहीं आएगी, मसल स्ट्रेंथ नहीं आएगी, है ना, वहाँ पर है। या जैसे कोई ऑपरेशन किया, अब आप चाहते हैं कि वो जॉइंट जाम ना हो, तो आप उसके लिए फिजियोथेरेपी करनी होती है। तो फिजियोथेरेपी बहुत टारगेटेड है, इट इज़ ओनली आई वुड से इन अ क्लिनिकल सेटिंग, कि अगर कुछ चोट लग गई या कोई ऑपरेशन हुआ या कोई हड्डी का बीमारी है, उसके बाद फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। बट इन अ नॉर्मल पॉपुलेशन, जो एवरेज पॉपुलेशन है, हड्डी मजबूत करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे भी कोई भी स्पोर्ट्स हो, बट फिजिकल स्पोर्ट्स होना ज़रूरी है। बच्चों में भी, बड़ों में भी, एडल्ट्स में भी एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए स्कूल्स में गेम्स का पीरियड रखा जाता है ताकि लोग थोड़ा एक्टिव रहे और खेल कूद की तरफ उनका ध्यान रहे। स्कूल्स में तो बहुत प्रमोट करते हैं ना, फिजिकल जो पीरियड होता है उसमें आपको कुछ खेलना है। बट स्कूल के, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप स्कूल से बाद निकल गए तो कॉलेज में नहीं करना है। आपको थ्रू आउट योर लाइफ आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, तभी आप एक हेल्दी और एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। डॉक्टर जी, हड्डियों का घनत्व है, डेंसिटी, बोन डेंसिटी, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता, थोड़ा उस विषय में हमें बताएं। तो ये यही बता रहे थे, खेल कूद से ही बढ़ेगी। बेसिकली जो होता है ना, बोन की जो मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं या आर्किटेक्चर होता है, वो लेट्स से अप टू 30-35 जो पीक बोन मास अटेन होता है वो इस एज तक होता है। उसके बाद प्लेटो हो जाता है और 50-55 क्रॉस करते ही वो धीरे धीरे डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। और वो जो रेट ऑफ डिप्लीशन है उसी को हम कंट्रोल करते हैं। अच्छा, उसको बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, है ना, मसल वाइज भी एंड बोन वाइज भी, जितना भी आप 35 से 40 साल तक एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा आपका पीक बोन मास आएगा। वेट चाहिए होता है उसमें, मसल स्ट्रेंथ एंड वेटेड एक्सरसाइजेस चाहिए। अच्छा, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, मसल स्ट्रेंथ, ये दोनों कंट्रीब्यूट करती हैं। ऑब्वियसली उसके साथ आपका कैल्शियम और विटामिन की डाइट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कैल्शियम और विटामिन ही डिपॉजिट नहीं होगा बोन में तो उसकी स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? ऑब्वियसली वो है। डॉक्टर विवेक सर, आपका रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ हम आएँ, क्योंकि तब आप खुदा ना खास्ता अगर हो ही गया तो आप ट्रीटमेंट किस तरीके से उसका करते हैं डॉक्टर साहब? ट्रीटमेंट पार्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या कंडीशन है ऑस्टियोपोरोसिस की। अगर हम बात करें तो अगर ऑस्टियोपीनिया डेवलप हो रहा है तो जैसा सर ने बताया कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। इस बात को आप समझें कि मांसपेशियां जब चलेंगी तभी मजबूत होंगी। बिल्कुल। तो वैसे ही अगर आप अपने मांसपेशियों को चला के मजबूत कर सकते हैं, तो जब आप बोन को मजबूत करना चाहते हैं तो उसको भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑस्टियोपेनिया में एक्सरसाइज करना, पौष्टिक आहार लेना जिसमें बैलेंस डाइट हो, सब्जियां लें, फल लें और प्रोटीन्स लें और कैल्शियम का अगर सप्लीमेंटेशन का ज़रूरत है तो वो लें। अगर ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है उस समय में दवाइयों का रोल ज़्यादा होता है जी। उन दवाइयों में कैल्शियम, विटामिन डी और 2-3 तरह से हम जो हड्डियां हैं उनको और मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि एक पिलर होता है, तो पिलर को अगर हमें मजबूत करना, मकान अगर कमज़ोर हो गया है तो मजबूत करना हो तो हम या तो और पिलर बना सकते हैं, बिल्कुल, या उन पिलर को और मजबूत कर सकते हैं, उन पिलर को में और प्लास्टर लगा सकते हैं। तो वैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस को अगर ठीक करना है तो 2 अलग अलग तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। इनिशियल फेज में अगर ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा है तो एक इंजेक्शन आता है जिससे और पिलर बन जाते हैं। तो और मजबूत हो जाएगा। अगर वो पिलर बने हुए हैं तो उन पिलर को मजबूत करने के लिए बिसफॉस्फोनेट्स होते हैं, उसको लेने से वो पिलर मजबूत हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल है जिसको हम फॉलो करते हैं। नहीं, ये अपने से नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कई चीज़ें होती हैं कि जो 6 महीने से ज़्यादा नहीं दे सकते, 2 साल से ज़्यादा पूरी ज़िंदगी में नहीं दे सकते। तो अपने
डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए जिनको ये परेशानी हो रही है, ताकि वो सही सलाह दें आपको और उसका ट्रीटमेंट को फॉलो कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर्स की सलाह के बगैर तो ओवर द काउंटर कभी मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, यही हमारे एक्सपर्ट्स कहने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, कई बार कैल्शियम इंटेक लोग पूरी ज़िंदगी भर करते रहते हैं, तो क्या इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं? क्योंकि अक्सर अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि कैल्शियम आप होल लाइफ ले सकते हो, लेकिन ये भी करता है कि आपके हार्ट की मसल्स में कैल्शियम चला जाएगा। इस बात में थोड़ा नहीं, कैल्शियम बात फिर वही है कि आप अगर पौष्टिक आहार ले रहे हैं तो उसमें कैल्शियम होता है, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं आप। लेकिन अगर आप कैल्शियम रेगुलरली ले रहे हैं तो किस तरह का कैल्शियम ले रहे हैं ये भी ज़रूरी होता है। कई कैल्शियम की फॉर्मुलेशंस होती हैं दवाइयों में जो कि अलग अलग जगह पे हड्डी या फिर बोन कैल्शियम का डिपोजिशन करती हैं, जो कि किडनी में हो सकता है, आपका गॉल ब्लैडर में हो सकता है, हार्ट की नलियों में हो सकता है, और कुछ कैल्शियम के फॉर्मुलेशन तो ये नहीं करती है। पर रेगुलरली पूरी ज़िंदगी कैल्शियम लेना ज़रूरी नहीं होता है, पल्स थेरेपी की तरह लेना चाहिए। जब 3 महीने ले लिया उसके बाद छोड़ दिया, फिर 3 महीने ले लिया छोड़ दिया, तो ये उम्र के साथ में इसको हमें सेवन करना चाहिए कैल्शियम का। कैल्शियम जब भी लें तो विटामिन डी का भी साथ में होना ज़रूरी होता है। या तो आप धूप में बैठें, धूप का सेवन करें, सुबह की 8:30 बजे से 10 बजे की जो धूप होती है वो बहुत अच्छी होती है, स्किन पर लगती है, उससे विटामिन डी बनता है। तो अगर नहीं ले पाते हैं तो साथ में विटामिन डी लेना ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम तो आप ले रहे हैं लेकिन विटामिन डी नहीं है आपके शरीर में, तो वो कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं हो रहा है, बोन स्ट्रेंथ नहीं बन रहा है। बिल्कुल डॉक्टर। तीसरा बात यह है कि दवाइयाँ जो सेल्फ मेडिकेशन की बात हुई थी उसमें ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि कई मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कैल्शियम के डिपोजिशन को रोकती है। जैसे मैंने आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बताया, वैसी और मेडिसिन जैसे ग्लूकोस्टेरॉइड्स हैं, वो भी आपके कैल्शियम के डिपोजिशन को रोकती हैं। कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे हाइपोथायराइड हुआ, उसमें भी कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट हो जाता है। तो अगर आप हाइपोथायराइड हैं, आप थायराइड की प्रॉब्लम रही है, तो उसमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी मेडिसिन लेना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। बिल्कुल। कमला सर, थोड़ा आपका भी इनपुट लेना चाहूँगा। जैसे कि डॉक्टर विवेक ने बहुत अच्छे से बताया कि कैल्शियम इंटेक किस तरीके से करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कैल्शियम इंटेक या ताउम्र अगर किसी व्यक्ति को बोला गया है होल लाइफ, तो उनको किन एहतियातों का? देखिए, कैल्शियम और विटामिन डी जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रिकमेंड करती है आफ्टर एज ऑफ 65 जी, क्योंकि सबको पता है कि भाई आपकी हड्डी कमज़ोर होनी है, और जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसका साइलेंट डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि जब तक फ्रैक्चर नहीं होता तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा अनलेस आप टेस्ट कराएं। उसका जो टेस्ट होता है उसे डेक्सा स्कैन बोलते हैं, ठीक है, उससे बोन मिनरल डेंसिटी पता लगती है। अगर आप टेस्ट कराएंगे तब आपको फिर भी पता लग जाएगा कि आपकी बोन कमज़ोर है कि नहीं, अदरवाइज आपको कोई सिम्टम नहीं होगा अनलेस आपको फ्रैक्चर हो, तब पता लगता है ऑस्टियोपोरोसिस। जी, तो WHO रिकमेंड करती है कि रेगुलरली डेली इंटेक होना चाहिए कैल्शियम और विटामिन डी की। 1200 मिलीग्राम बोलते हैं कैल्शियम का और ऑलमोस्ट 800 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी एवरीडे। प्रॉब्लम है कि लोग जो ज़्यादा विटामिन डी एक साथ ले लेते हैं, जैसे पहले एक चलन था कि 6 लाख यूनिट्स विटामिन डी आप इंजेक्टेबल ले लीजिए, वो रिकमेंडेड नहीं है, है ना। तो कैल्शियम जो है एक तो खाली पेट लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन फूड के साथ, खाने के साथ उतना अच्छा नहीं होता है। तो या तो आप खाली पेट लें तो बहुत ही अच्छा है कैल्शियम, या खाने के बाद लें, क्योंकि जो खाने के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करते हैं, उतना अच्छे से लेना नहीं देते। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि विटामिन डी भी आपको रेगुलर लेना चाहिए, क्योंकि 65 ईयर्स के बाद तो रिकमेंडेड है कि आपको डेली कैल्शियम और विटामिन डी लेना चाहिए। द प्रॉब्लम इज़ कि लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं विटामिन डी, देन इट बिकम्स हार्मफुल। देन फिर किडनी स्टोन्स हो गए या गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो गए, या हार्ट में कोई, या इवन हार्ट में डायरेक्टली ऐसा नहीं, कैल्शियम लेवल जो होता है वो भी उनका बढ़ जाता होगा, CT स्कोर जिसको बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। वो एक्चुअली डिपोजिशन बिकॉज ऑफ एजिंग है, या आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम, आपको विटामिन डी लेवल्स चेक कराते रहिए, अगर वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स है कोई इतना इशू नहीं। डॉक्टर के अपने संपर्क में रहे बस, उससे हाँ, मतलब अपने मर्जी के से ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, वो एक जोक्सा भी बता सकते हैं कि कम है या ज़्यादा, टेस्ट होके पता लग जाएगा। जी, एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। प्रभात जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जी प्रभात जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ, हमारी कमर में जो दर्द होता है, कई बार ये बड़ी आम समस्या है, क्योंकि आज हमने हड्डी का विषय लिया है, स्पाइन और ऑस्टियोपोरोसिस को, तो इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है जो स्पाइन डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें?
स्पेशली कमर कमर में दर्द आपका दो जगहों पे कॉमन है। एक तो सर्वाइकल, आप स्पाइन की बात करें तो सर्वाइकल रीजन और लंबर रीजन में जी। और उसमें भी C5 C6 जो है आपका जो गर्दन का है और L4 L5 जो है आपका कमर का है जी। इनमें जो है कि दर्द की संभावना ज़्यादा बनती है और उसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो डिस्क के प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है या कनाल में स्टेनोसिस होने की वजह से आपको दर्द हो सकती है। उसके अलावा कुछ रेड फ्लैग्स है उस, जैसे कि किसी को ट्यूमर हो या कुछ हो, तो उन रेड फ्लैग्स को देखते हुए उनको अच्छे से समझते हुए रूल आउट करते हुए, अगर डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिजियोथेरेपी में जनरली एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा जोर देते हैं। शुरुआत उसकी अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो उसकी शुरुआत हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस से करेंगे, जिससे कि धीरे धीरे मांसपेशियों में ताकत बने और उस ताकत के बनने के उपरांत जो है पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के द्वारा तरफ लेके जाएंगे धीरे धीरे। और दूसरा कारण जैसे मैंने बताया कि स्टेनोसिस हो सकता है। स्टेनोसिस में फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उसमें अगर एक्सटेंशन एक्सरसाइज कराएंगे तो उसके पेन बढ़ जाएगी और फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस कराने से जो कनाल है, कनाल में जगह बनती है और उससे जो है कि पेशेंट को आराम मिलता है। धीरे धीरे मांसपेशियों की ताकत जब बढ़ती है तो वो फिर मांसपेशियों के ऊपर थोड़ा भार आने लगता है और उसके भार को थोड़ा कम करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को आराम मिलता है। बिल्कुल, फिजियोथेरेपी की भी एक भूमिका है, जैसे कि प्रभात जी बता रहे थे। डॉक्टर विवेक आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अगर स्पाइनल डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं और इनके कारण क्या होता है होने का, थोड़ा उस विषय में बताएं। स्पाइनल डिसऑर्डर एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और उसमें स्पाइन की हड्डियों में जो परेशानी बच्चों में होती है उससे लेकर वृद्धावस्था तक जो परेशानी होती है सभी आता है। इस परेशानी में बच्चों में जो परेशानी होती है वो कंजेनाइटल स्कोलियोसिस हो सकता है, जो जिसको बोलते हैं टेढ़ापन आ जाना स्पाइन में, वो होता है। AIS होता है, इडियोपैथिक एडल्ट स्कोलियोसिस। उसमें 10 साल से 15 साल के बीच में जब डेवलपमेंट हो रहा होता है बच्चों का, उस समय टेढ़ापन आ सकता है। इसके अलावा जैसा अभी डॉक्टर प्रभात ने बताया, उम्र के साथ में जो डिस्क में चेंजेस आते हैं वो हो सकता है। स्पाइनल कैनाल स्टीनोसिस हो सकती है डिस्क में। बिल्कुल, हड्डियां एक दूसरे पर खिसक जाती हैं स्पाइन की, उसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं, वो हो सकता है। ट्यूमर हो सकता है। हमारे देश में अभी सरकार ने बहुत ही बड़ा प्रोग्राम चला रखा है टीबी को इरेडिकेट करने के लिए। तो ट्यूबरकुलोसिस भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी कारण में हो सकता है। बिल्कुल, तो इन्फेक्शन एक कारण हो सकता है। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। डॉक्टर साहब, आपसे टिप्स लेना चाहेंगे कि स्पाइनल डिसऑर्डर्स के प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली तो जैसे घुटनों का या हिप्स का जो प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस का, वो भी स्पाइन को भी अफेक्ट करता है। स्पाइन में तो काफ़ी सारी हड्डियां हैं, जैसे काफ़ी सारे जॉइंट्स होते हैं, तो एज के साथ वहाँ भी आर्थराइटिस हो जाती है, कार्टिलेज घिस जाती है, तो पेन जनरेट होता है और डिस्क जनरेशन होता है। तो डिस्क जनरली यंग लोगों में होता है, तो उसमें यह है आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा भारी वज़न ना उठाएं। ये नहीं कि आप 100 किलो वज़न उठा लिया, या जो इम्पैक्ट लोडिंग जिसे बोलते हैं कि ऊपर से जंप करना, या उस टाइप के स्पोर्ट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेंड करना हो या जंप करना, वो थोड़ा सा कम करें, स्पेशली अगर आपको प्रॉब्लम है। और जो एल्डरली लोग हैं जो आर्थराइटिस हो जाती है, उनके लिए बेस्ट यही है कि मसल स्ट्रेंथ रखें, विटामिन डी और कैल्शियम के लेवल्स ठीक रखें और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते रहें, ताकि सारा लोड स्पाइन की हड्डियों पे ना जाए। मसल की वजह से मसल भी शेयर करेंगी उसका वज़न जो है उससे कम होगा। जब अगर मसल स्ट्रेंथ रहेंगी तो नॉर्मल बायोमैकेनिक्स फॉलो होता है, स्पाइन का जो कर्वेचर होता है वो नॉर्मल होता है, और सारा लोड या जो बायोमैकेनिक्स है वो हड्डी के थ्रू नहीं जाते, और स्पेशली जो डिजेनरेटेड हड्डियां हैं उनके थ्रू नहीं जाते, स्पेशली फेसेट जॉइंट जिसे बोलते हैं, है ना, तो उसमें दर्द कम होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारा समय लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ हमारे जो ऑडियंस हैं उनके लिए आप कुछ भी अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों ही एक्सपर्ट हैं। तो मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि राइट फ्रॉम बिगनिंग हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए, एज वेल एज न्यूट्रिशन पे फोकस करना चाहिए, कैल्शियम इंटेक ठीक होना चाहिए, विटामिन डी ठीक होना चाहिए, सन एक्सपोजर करना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर यंग, व्हेन द चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, टिल द टाइम यू रीच 30-35 एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। यानी
किसी भी टाइप का फिजिकल एक्टिविटी आपका लाइफस्टाइल का पार्ट हो, जैसे हम खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, उसी तरह हमें टाइम निकालना चाहिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए। उसका आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी ठीक रहेगी और बोन हेल्थ भी ठीक रहेगी। और जो बात है, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, उसमें ये कहेंगे कि भाई जो आप अपनी हड्डियों की हेल्थ ठीक लें, कैल्शियम विटामिन तो लेना ही है, और थोड़ा जांच भी करा सकते हैं कि भाई कहीं आपकी हड्डी ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है। अगर कमज़ोर है तो उस कमज़ोरी को रोकने के लिए जो एंटी ऑस्टियोपोरोटिक स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं उनका शुरू कर सकते हैं। उनका शुरुआत करें। डॉक्टर विवेक, आप भी अपना संदेश प्लीज़ बताएं। मैं तो बच्चों के लिए कहूँगा कि वो खेल कूद में ध्यान दें, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप का यूज़ कम करें और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, क्योंकि यंग एज में अगर आपने ये सब नहीं किया तो इसके लिए एक तो कभी समय नहीं मिलेगा जिंदगी जी में, बिल्कुल, और दूसरा आपकी शक्ति कमज़ोर रहेगी, आपको बहुत प्रोन हो जाएंगे फ्रैक्चर्स के। ये जो यंग पॉपुलेशन है, जब ये 50s में पहुंचेगी या 60s में पहुंचेगी, दे आर गोइंग टू हैव फ्रैक्चर्स, बिल्कुल, है ना, वेरी सैड, टूटेगी बहुत जल्दी जल्दी। जैसे हमारे जो पूर्वज थे या अभी की जो हमारी करंट एल्डरली जनरेशन है, इन लोगों ने बहुत फिजिकल काम किया है। मतलब ना ये मोबाइल होता था, ना टीवी होता था, ना टेक्नोलॉजी इतनी होती थी, तो इनके और चलना मतलब मोबिलिटी भी इनकी पैर से, मतलब दे यूज्ड टू बी वेरी फिजिकली एक्टिव, तो इसीलिए ये लोग, इनकी हड्डियाँ फिर भी मजबूत हैं। अभी जो करंट जनरेशन है, ये लोग उतने फिजिकली एक्टिव नहीं है। जब ये लोग एल्डरली एज ग्रुप में आएंगे तो दे आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये हमारे एक्सपर्ट करें, तो मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये प्रोग्राम अपने बच्चों को भी दिखाएं ताकि उन तक ये मैसेज जाए। प्रभात जी, आप अपना संदेश देना चाहें तो बताइए। डॉक्टर विवेक, फिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो दूसरा मैं जैसे डॉक्टर विवेक और प्रोफेसर कामरान ने बोला कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए, कमर दर्द से बचने के लिए। तो फिजिकल एक्टिविटी करें, 30 से 40 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी वीक में 5 दिन जरूर करें, एज पर WHO रिकमेंडेड गाइडलाइंस, जो कि आपको स्वस्थ रखेगा। बिल्कुल डॉक्टर विवेक सर। और दूसरा मैं यंग पॉपुलेशन को बोलना चाहूँगा कि वो फिजिकल एक्टिविटी के साथ में, आजकल जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर समय चेयर पर बैठ के टेबल के सामने अपना समय बिताते हैं, तो वो अपना पोस्चर मेंटेन करें। पोस्चर बहुत ज़रूरी है। पोस्चर नहीं मेंटेन करेंगे तो उसके कारण जो परेशानियां होंगी बैड पोस्चर की, वो लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट करेंगी। तो हेल्दी फूड लें, अपना व्यायाम करते रहें, एक्सरसाइज पर ध्यान दें और पोस्चर मेंटेन करें। बहुत अच्छा संदेश आप तीनों ने दिया। दोस्तों, हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर समस्या के बारे में सही जानकारी प्रदान करें। हमें आशा है कि हमारी आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अब मुझे यानी आदित्य कुमार को आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप दोनों का फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू। Watch more programs of Sunset TV. Subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.